क्या आप सभी को मालूम है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके और आपके परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ झूठे एलिगेशंस के ज़रिए एक दहेज की एफआईआर दर्ज करवा दी है और उसमें ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स की कमी है, तो आप उस एफआईआर को 482 सीआरपीसी के तहत अपनी हाई कोर्ट से रद्द करवा सकते हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कि उक्त एफआईआर को कैसे रद्द करवाया जा सकता है। आज का ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर जाएं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में ये बताया था कि 482 सीआरपीसी के तहत आप अपनी पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई झूठी दहेज की एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाई कोर्ट किस तरह से इस बात पर बहुत ध्यान रखता है कि अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स की कमी है तो आपका जो समय है वो कोर्ट में ट्रायल के दौरान पे ना नष्ट हो। सबसे पहले आप सभी को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि क्वैशिंग का आखिरकार मतलब क्या है। क्वैशिंग का अर्थ ये है कि आपके खिलाफ जो दहेज की एफआईआर दर्ज की गई है आपकी पत्नी के द्वारा, उस दहेज की एफआईआर को किस तरह से ख़त्म किया जा सके। जो ये दहेज की एफआईआर है इसको एफआईआर स्टेज पर भी ख़त्म किया जा सकता है और चार्जशीट की स्टेज पर भी ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि क्वैशिंग का आखिरकार मायना क्या है। क्वैशिंग का मतलब ये हुआ कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ जो दहेज की एफआईआर करवाई है उस एफआईआर को कैसे ख़त्म किया जाए। ये एफआईआर किसी भी स्टेज पर ख़त्म की जा सकती है। ये एफआईआर स्टेज पर ही यानी कि एफआईआर होते ही इसको क्वैशिंग कराया जा सकता है। इसको चार्जशीट की स्टेज पर भी क्वैश करवाया जा सकता है। इसको ट्रायल के समय भी क्वैश कराया जा सकता है और इसको एविडेंस करवाने से पहले भी एक आखिरी स्टेज पर भी क्वैश करवाया जा सकता है। लेकिन आप सभी को यहाँ एक बात भी बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए या एक बात बहुत अच्छी तरह से जाननी ज़रूरी है कि ये जो एफआईआर की क्वैशिंग है ये सभी केसेस में संभव नहीं होती। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही हाई कोर्ट में ये बात संभव हो पाती है। आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 498 यानी कि दहेज का जो केस होता है उसमें सबसे पहले आपके खिलाफ एफआईआर होती है। एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो उसमें कंटेंट्स देखे जाते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं और उसी के हिसाब से एक ऑफेंस निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लागू होनी चाहिए। यहाँ हम बात करते हैं 498A यानी कि दहेज के केस की। यहाँ सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना होता है कि अत्याचार कि किस तरह से आपके ऊपर अत्याचार किया गया और डाउरी डिमांड यानी आपके ऊपर डाउरी की डिमांड की गई और जब ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो आपके ऊपर अत्याचार किया गया। यहाँ पर अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ की कमी पाई जाती है तो आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एक प्रावधान के चलते आप जा सकते हैं और वहाँ पर जो एफआईआर आपके खिलाफ दहेज की गई है उसको आप ख़त्म करवा सकते हैं। इस एफआईआर को क्वैश कराने का जो फ़ायदा होता है वो सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपके खिलाफ जो हैरेसमेंट पूरे ट्रायल के दौरान होनी थी वो आपकी ख़त्म हो गई। आपका पूरा का पूरा ट्रायल जो है वो ख़त्म हो गया और हाई कोर्ट को अगर लगता है कि अगर ट्रायल भी हुआ और ट्रायल होने के बाद भी सिर्फ ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और सिर्फ प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज़ है तो एफआईआर क्वैश की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा 482 सीआरपीसी के प्रोविज़न के तहत। अब जान लेते हैं मोटा मोटा कि 482 सीआरपीसी आखिर है क्या।
482 सीआरपीसी हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर निचली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वो सालों साल चलेगा, इसमें ट्रायल भी होगा, एविडेंसेस भी होंगे, सब कुछ होगा, तो हाई कोर्ट इस पूरी के पूरे ट्रायल को ख़त्म कर देता है। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ऑफेंस जो लड़की ने लगाए गए हैं ये प्रूव ही नहीं हो पाएंगे ट्रायल में, और मान लीजिए अगर जो लड़की एविडेंसेस जो शो भी कर रही है वो एविडेंसेस को शो करने के बाद भी कोर्ट में केस प्रूव नहीं हो पाएगा, तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को इन्वोक करते हुए आपके खिलाफ दर्ज की गई झूठी दहेज की एफआईआर को रद्द कर सकती है। यहाँ एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये स्पेशल नहीं है कि मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि हर एक केस में जहाँ पर भी जिस भी पति के खिलाफ एफआईआर हुई है वो 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जाकर के कहे कि मेरी एफआईआर को रद्द किया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग सलाहें दी जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा सिर्फ एक राइट के बारे में बता रही हूँ कि अगर आपके खिलाफ भी झूठी एफआईआर दर्ज की गई है आपकी पत्नी के द्वारा और उसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ वो नहीं हैं, तो आप भी हाई कोर्ट में जाकर के अपने खिलाफ लगाए गए एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 से 5% केसेस में ही संभव होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि जब भी कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ दहेज की एफआईआर दर्ज करवाती है तो हर एक पति या उसके परिवार पक्ष के लोग ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिर्फ ये कह देने भर से, मतलब सिंपलिसिटर बन करके कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे खिलाफ ये सारे के सारे झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, तो एफआईआर क्वैश नहीं होती। ये जो प्रोविज़न है 482 सीआरपीसी का, ये बहुत ही स्पेसिफिकली यूज़ किया जा सकता है अगर आपके एफआईआर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कमी पाई जाए। यानी आप अपनी एविडेंसेस को दिखाने की बजाय या अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए और पत्नी को झूठा बता देने भर से ही आपकी एफआईआर नहीं होगी, बल्कि आपको पत्नी के द्वारा की गई एफआईआर में ही कमियां निकालनी पड़ेगी। आप वहीं से निकालेंगे कि जो 498A या दहेज के केस में जो ज़रूरी चीज़ें लिखी जानी थी, अगर उसकी कमी पाई गई है तो ही आप एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में जाएं। ये मेरी सलाह है आप लोगों को। अब बात करते हैं उन सिनेरियोज़ की जहां पर आप 482 सीआरपीसी के तहत आप अपनी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिनेरियो है वो है वेग या जनरल एलिगेशंस। अगर आपकी एफआईआर में जनरल एलिगेशंस हैं, यानी कि ना उसमें डेट लिखी गई है, ना उसमें टाइम लिखा गया है, ना उसमें प्लेस का जिक्र है, किसने किया इसका भी बहुत अच्छी तरह से जिक्र नहीं है, या उसने कब मारा, यानी कि ऐसे ही बस वेग जनरल टाइप ऑफ एलिगेशंस लगा दिए कि मेरे साथ रोज़ ऐसे होता था, मुझे रोज़ ऐसे मारा जाता था, यानी कि कहीं पर भी घटनाक्रम का जिक्र नहीं है, तो ये सिनेरियो जो है आपका वेग एलिगेशंस का या जनरल एलिगेशंस का, ये अपने आप में बहुत ही मजबूत ग्राउंड है। ये मेरा एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट में। हम जितनी बार भी एफआईआर को क्वैश कराने जाते हैं और जब भी हम एफआईआर में वेग या जनरल एलिगेशंस को निकाल करके जब रखते हैं तो उसके अंदर एफआईआर को क्वैश कराना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एफआईआर बहुत अच्छी तरह से पढ़नी आनी चाहिए और पढ़ने के बाद आपको अपने प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। आप स्वयं में ही अपने आप में वकील बनने की गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वरना आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। अब सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ पर
आपने एफआईआर पूरी पढ़ ली और ऑफेंस ही नहीं बनता, यानी कि आपके पूरे के पूरे केस में डाउरी डिमांड का कहीं पर भी जिक्र ही नहीं है। ये तो लिखा हुआ है कि आपको मारा गया या पीटा गया, या आपने कोई प्रूफ ही नहीं लगाया कि आपको अगर मारा गया, तो आपने कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो यहाँ अर्थ ये हुआ कि आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर आपको चार्जशीट की स्टेज पर ही हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए चले जाना चाहिए, जहाँ आपको एफआईआर पढ़ने के बाद ये नज़र आ रहा है कि कोई भी एमएलसी नहीं है, यानी कि कोई भी ऑफेंस कहीं पर भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आप हाई कोर्ट में जाकर के 482 सीआरपीसी के प्रोविज़न को इन्वोक करें। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस ही नहीं बनता तो वहाँ आपकी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से ये बात यहाँ दोहराना चाहूँगी कि ये भी केस टू केस डिफ़र करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जजमेंट आप किसी और के केस में लागू हो पाई या फ़ायदा दे पाई, वही जजमेंट आपके केस में भी फ़ायदा दे सके। इसके अलावा एक और सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में समझौता हो गया, यानी कि उन दोनों ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, डिवोर्स भी हो गया। यहाँ पर कपल हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर जाकर के जज साहब को बताएगा कि माय लॉर्ड, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और लड़की का एफिडेविट यहाँ पर साथ में लगेगा और डिवोर्स डिक्री यहाँ पर साथ में लगेंगी। और आपने कोर्ट के अंदर बताना है कि आप दोनों के बीच समझौता हो चुका है और लड़की अब लड़के के खिलाफ ये जो एलिगेशंस लगाई गई थी, इस एफआईआर को आगे नहीं चलवाना चाहती। इसके अलावा भी ये जो 3 आपको मैंने सिनेरियोज़ बताए, इन सिनेरियोज़ के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर आपकी एफआईआर को क्वैश या रद्द करवाया जा सकता है। लेकिन मेजर की अगर बात करूं तो यही 3 सिनेरियोज़ हैं। पहला वेग एलिगेशंस, दूसरा जिसमें कोई ऑफेंस ही नहीं बनता, और तीसरा जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो। लेकिन जाते जाते मैं आपके साथ एक और एलिगेशन की बात करूंगी या एक और सिनेरियो की बात करूंगी कि अगर एफआईआर में ऐसे रिश्तेदारों का भी जिक्र किया गया है जो कि आपके साथ नहीं रहते बल्कि दूर रहते हैं, जिनका आपके साथ किसी भी तरह का कभी भी कोई भी संबंध नहीं रहा है। अगर ऐसे रिश्तेदारों को भी अगर एफआईआर में आपकी पत्नी ने घसीट लिया है, तो यहाँ पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस के दौरान 482 सीआरपीसी की पावर को इन्वोक करवाते हुए आप इस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने सिनेरियो लास्ट वाला बताया, ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये पाती है कि ऐसे रिश्तेदारों के नाम भी लिखे गए हैं जो कि डायरेक्ट आपके साथ इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, बहुत दूर कहीं रखते हैं, तो जनरली वो इनको हटा देती है एफआईआर में से नाम। अगर वो हटा देती है तो बहुत बढ़िया, और अगर गलती से कोई ऐसा एक रिश्तेदार इस एफआईआर में रह गया है तो हाँ, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी के तहत अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी पत्नी आपके और आपके परिवार के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ झूठे एलिगेशंस के तहत दहेज की एफआईआर दर्ज करा देती है और आप उसमें से जो मैंने 3-4 सिनेरियोज बताए उनमें से कोई भी एक सिनेरियो आपके ऊपर लागू होता है, तो आप 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट की इन्फ्रेंस ले सकते हैं और उसकी पावर्स को इन्वोक करते हुए आप इस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हो सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।